हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे बीपीसी टीआरई थर्ड के लिए जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा एक बार वीडियो और हल कीजिएगा ज़रूर, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले आपके लैंग्वेज के क्वेश्चन है यहाँ पे, और यहाँ से आपका जो है जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन आते हैं। तो 31 नंबर से है, तो यहाँ पे हम लोग 31 नंबर से देखेंगे क्वेश्चन। एक आयताकार मैदान की लंबाई जो है वो 31 मीटर तथा चौड़ाई जो है वो 14 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है और रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बाहर से कहा है यहाँ पे रास्ते को आई थिंक क्षेत्रफल यहाँ पे ज्ञात करना है, और बाहर से 2 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, ठीक है। तो एक बार आप लोग अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कहा है 31 प्लस चारों तरफ की बात क्या हुआ है 31 मीटर तथा चौड़ाई जो है 14 मीटर है। तो यहाँ पे +4 कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद में है हमारा 14 मीटर, और इसके बाहर चारों ओर यहाँ पे भी करेंगे 14 मीटर प्लस, क्योंकि चारों तरफ की बात है तो यहाँ पे 4 कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। माइनस कितना करेंगे हम लोग, तो 31 गुणे 14 करेंगे, ठीक है। 31 आई थिंक यहाँ पे है जो लंबाई और चौड़ाई जो है इसको हम माइनस कर देंगे एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -31 गुणे 14 कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 630 - 434, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा। इसमें से इतना माइनस करेंगे तो माइनस करने पे यहाँ पे आपका आ जाएगा 196 आ जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल किस में रहेगा, वर्ग मीटर में। यहाँ पे आंसर में भी वर्ग मीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वर्ग मीटर, ठीक है। तो आपका कौन सा वाला आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक काम का 30% 30 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाता है तथा वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 20 दिन में पूरा करते हैं। पूरा काम अकेले करने में अकेले बी को कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा बी को अकेले काम करने में, तो बी को जो है अकेले काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग एक बार हल कर लेंगे, इसका निकाल लेंगे। तो एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, ठीक है। और काम को कितना आई थिंक सॉरी जो पूरा काम का है वो कितना है 30% का। 30% काम को जो है 30 दिन में पूरा कर ले रहा है एक काम को, ठीक है। और शेष काम कितना रहेगा, तो हम लोग शेष काम निकाल लेंगे। इसको यहाँ पे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ ही है, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे शेष काम। शेष काम निकालेंगे। शेष काम कितना आ जाएगा, शेष काम आ जाएगा हमारा जो है 30% है, तो 100% आई थिंक 100 में से हम लोग 30 माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 30% काम हो रहा है, 100% की बात किया हुआ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 100% में से 30% माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 30% यहाँ पे माइनस कर देंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा आपका, 70% आएगा, ठीक है। जब 70% आपका आ जाएगा तो यहाँ पे किसका निकल कर आ गया, 70% काम का, ठीक है। 70% काम बचा हुआ है, तो फिर इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। इसके आगे हम लोग प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 70% काम निकल कर आ गया है आपका। तो 70% काम का हो जाएगा A + B। अकेले काम करने में बी को कितना समय लगेगा, दोनों का हम लोग निकालेंगे। तो A + B दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, यहाँ पे पूछा है दोनों मिलकर काम किए बराबर। यहाँ पे हो जाएगा आपका, जब दोनों को प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 20 दिन, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 दिन। मिलकर बचा हुआ काम जो है 20 दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ पे जो बचा हुआ है, कितना बचा हुआ काम है, 70% है। 30% में से तो अकेले ही कर रहा है। जब दोनों करेंगे तो दोनों मिलकर 20 कर रहे हैं, ठीक है, 20 दिन में। उसके बाद में 1% काम यहाँ पे कैसे निकाला जाएगा, तो 1% काम करेंगे बराबर हो जाएगा हमारा 1% का हो जाएगा हमारा 20 गुणे 100 कर देंगे। उसके बाई यहाँ पे 70 कर देंगे, ठीक है। 70 करेंगे तो यहाँ पे आपका निकल कर आ जाएगा 200/7। हल कर लेंगे, ठीक है। 200/7 आ जाएगा। उसके बाद में बी को हम निकालेंगे। बी का अकेले किया गया काम बराबर कितना हो जाएगा, तो बी का अकेले किया हुआ काम बराबर हो जाएगा हमारा 7/200 कर लेंगे। इसको
उल्टा करेंगे सारे को, उसके बाद में -1/100 करेंगे, उसके बाद हम कर लेंगे बराबर, यहाँ पे हल कर लेंगे इसको, तो आ जाएगा आपका यहाँ पे 5/200 आ जाएगा। 5/200 आ जाएगा, तो इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पे आपका निकल कर आ जाएगा 1/40। ठीक है, यहाँ पे आपका 1/40 आ जाएगा, 1/40 आ गया। उसके बाद बी द्वारा अकेले किया हुआ काम कितना यहाँ पे आ जाएगा 40। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा, 40 दिन हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे है 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत जो है वो 61 है, और डिवीजन बी के जो 25 छात्रों के अंकों का औसत है वो 57 है, और डिवीजन सी के जो 50 छात्रों के अंक हैं वो 55 है। 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजन के छात्रों का अंकों का औसत क्या होगा? तो यहाँ पे औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे को गुणा कर लेंगे। यहाँ पे बस में सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 50% कितना है, ए डिवीजन में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना है, 61 है, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 61 कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसे प्लस करेंगे, फिर कितना है, डिवीजन बी के छात्रों का 25 छात्रों के अंकों का औसत कितना है, 57 है, तो 25 गुणे 57 कर लेंगे। उसके बाद फिर हम प्लस करेंगे, उसके बाद डिवीजन सी में कितना है, डिवीजन सी के 50 छात्रों का अंकों का औसत 55 है। ठीक है, तो प्लस करेंगे, यहाँ पे डिवीजन 50 गुणे यहाँ पे जाएगा आपका 55, इन सभी को हल कर लेंगे। उसके बाद में औसत कितना है, डिवीजन ए में छात्रों की प्राप्त किए गए आई थिंक जितने कक्षा के छात्र हैं उनकी संख्या आपस में प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो 50 हैं, और सेकंड में बी में कितने हैं, 25 हैं, और सी में कितने हैं, 55 हैं, 50 हैं। ठीक है, 50 हैं, तो अब हम इनको हल कर लेंगे। तो हल करेंगे, आपका यहाँ पे कितना निकल कर आएगा, यहाँ पे आपका 350 आ जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पे 14 25 आ जाएगा। कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई और ऐड ज़्यादा है। 50 हो जाएगा, बटे आपका हो जाएगा यहाँ पे अब आ जाएगा आपका बाई 125 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपका निकल कर आ जाएगा 72 25 125, इसको कट कर लेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 57.8, इतना निकल कर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आपका सही है, सेकंड वाला सही है। ठीक है, तो इसमें से आपका सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 57.8 हो जाएगा। ठीक है ना, अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे इतना लाभ और इतने अनुपात के अनुरुद्ध बलवंत और चारुदत्त में बांटा जाना है। चारुदत्त को कितने रुपए मिलेंगे, कितने रुपए मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो लाभ के अनुपात को हम प्लस ऐड कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, निकल कर आपका आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे जो अनुपात दिया हुआ है इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसी से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो हम इसको हल करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसका सी वाला आंसर आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखेंगे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वाला आपका यहाँ पे है, यदि कॉट ए माइनस कोसेक ए स्क्वायर बराबर यक्स, तो यक्स का मान क्या होगा। तो यक्स का मान यहाँ पे पूछा है, क्या होगा यक्स का मान। तो यहाँ पे यक्स का जो मान है वो निकल कर आ जाएगा आपका फर्स्ट वाला। ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए पर 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, दो खंभे जिनकी ऊंचाई 7 फीट एवं 12 फीट है, वह एक भूमि पर एक दूसरे से 12 फीट की पूरी दूरी
आई थिंक फीट की दूरी पर खड़े हैं। खंभों की शीर्ष बिंदु के मध्य दूरी होगी, कितनी दूरी होगी? 12 फीट, 13 फीट, 11 फीट, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, 13 फीट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को तो आप लोग बचपन से ही हल करते आ रहे हैं, तो आई थिंक आप लोग इसको हल ही कर लेंगे। ठीक है, इसका जो है आपका बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण त्रिभुज की एक भुजा जो है वो 126 सेंटीमीटर है, विकर्ण और दूसरी भुजा के मध्य अंतर अंतर 42 सेंटीमीटर है, विकर्ण की लंबाई है। तो विकर्ण की यहाँ पे लंबाई पूछा हुआ है, तो विकर्ण की लंबाई कितना होगा? तो जो विकर्ण की लंबाई होगी वो हो जाएगा आपका 168 सेंटीमीटर। ठीक है, और अलग अगला क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु की जो अंकित कीमत है वो 100 है, और दो वस्तु की खरीद पर 25% छूट मिलती है, चार वस्तु की खरीद पर 43% छूट मिलती है, राजसी 6 वस्तु खरीदती है, तो उसे कितनी प्रभावी छूट मिलेगी? कितनी छूट मिलेगी? 37%, 26.25%, और सी में है 9.6%, और डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से आपका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, होगा 37% का लाभ मिलेगा। ठीक है, और अगला है ए और बी क्रमशः 12,000 एवं 16,000 निवेश करके ए साझेदारी करते हैं। 6 माह पश्चात उसमें 15,000 की पूंजी लेकर व्यापार में प्रवेश करता है। 2 वर्ष पश्चात 45,600 के लाभ से सी का हिस्सा कितना होगा? हिस्सा क्या होगा? ठीक है, तो इसमें से ये निकालना है। तो इसका जो है आपका यहाँ पे भी आप लोग मल्टीप्लाई ही करना है आपस में, जितना जितना जितनी महीने में और जितना इसमें पैसा दिया हुआ है, रुपया दिया हुआ है, निवेश है, उसी के साथ आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका निकल कर आ जाएगा 1200। ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, यहाँ से आपका क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक था जिसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया था? कलमा खुदवाना बंद कर दिया था, औरंगजेब था कि जहांगीर था? कौन था? वो औरंगजेब था। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला देख लेंगे क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा गुप्त शासक था जिसके शासन काल में चीनी यात्री वाहन भारत आया था? चंद्रगुप्त सेकंड था, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त? कौन था? तो इसमें से जो है चंद्रगुप्त सेकंड था। ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला है आपका, भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया। भारत का प्रथम जो उपग्रह था वो कब छोड़ा गया था? तो भारत का जो प्रथम उपग्रह था वो छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है आपका, भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक निम्न में से किसे माना जाता है? तो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक को रामानंद को, रामानुजाचार्य को माना जाता है कि नानक को माना जाता है? किसे माना जाता है? तो रामानुजाचार्य को माना जाता है। ठीक है, तो इसका बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला है आपका, संविधान की चौथी अनुसूची में से किसका वर्णन है? संविधान की अनुसूची में से किसका वर्णन है, यहाँ पे पूछा हुआ है। तो जो है यहाँ पे पहला है, राज्य तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, और दूसरा है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय प्रशासन के संबंध में, और अगला है राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है, और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, राज्यों तथा संघीय क्षेत्र की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन। ठीक है, यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है? यहाँ पे लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थान, राज्यसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थान, और क्या कहते हैं, अगला है राज्यसभा विधानसभा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थान। तो इसमें से आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट होगा, लोकसभा एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थान। ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। आई थिंक आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है इस टाइप के क्वेश्चन अनुच्छेद से, संविधान से जो है 330 में किसका वर्णन है। तो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थान का। ठीक है, और अगला है, कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है? तो कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है? पहला है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय, दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय, और अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है यहाँ पे, अगला ऑप्शन है यहाँ पे दोनों, कौन सा होगा यहाँ पे? तो कॉफ़ी कहाँ पे उगाया जाता है, किस टाइप के क्षेत्र में उगाया जाता है? तो कॉफ़ी जहाँ पे उष्णकटिबंधीय होता है वहाँ पे उगाया जाता है। तो इसका जो है फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, जो कॉफ़ी होता है उसको उगाने के लिए आर्द्र एवं गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसलिए उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में कॉफ़ी उगाया जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है,
विकाग्निमित्र माल विकाग्निमित्र किसने लिखा है? तो माल विकाग्निमित्र किसने लिखा हुआ है? कालिदास, रैदास, नानक। किसने लिखा है? तो वो कालिदास ने लिखा है। तो यहाँ इसका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला है 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट किसके लिए प्रसिद्ध हुआ था? तो 1919 में रॉलेट एक्ट जो था किसके लिए प्रसिद्ध हुआ था? तो ये प्रसिद्ध हुआ था जो है संदेश के आधार पर गिरफ्तारी, बी के लिए। ठीक है, तो इसका बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता अली बंधु थे, चित्तरंजन दास जी थे, कि सुभाष चंद्र बोस, की उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका जो है आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा, अली बंधु हो जाएगा। ठीक है, और अगला है आपका, निम्न में से सर्वाधिक प्राचीन पुराण है? तो निम्न में से सबसे पुराना जो पुराण है कौन सा है? ब्रह्म पुराण, की वामन पुराण, की विष्णु पुराण? कौन सा होगा? तो सबसे पुराना पुराण जो होगा वो ब्रह्म पुराण होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसका जो है आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला है, भारत का मानक समय जिस देशांतर रेखा के तुल्य है वह रेखा निम्न में से किस शहर के पास से होकर गुजरती है? पहला है भोपाल, दूसरा है इलाहाबाद, और तीसरा है जयपुर। तो इसका जो है आपका बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, इलाहाबाद नैनी हो जाएगा। ठीक है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है? तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा होगा? बुध होगा, कि मंगल होगा, कि शुक्र होगा? तो कौन सा होगा इसका? तो इसका आपका सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, शुक्र होगा। ठीक है, और अगला है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है? तो कितनी दूरी होती है? तो होती है जो है आपका बी वाला 25% हो जाएगा। ठीक है, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? किस निकाय की? छूट गया है आपका, रुक जाइए थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है, पके हुए अंगूरों में होता है? तो पके हुए अंगूर में क्या होता है? फ्रैक्टोज होता है। तो इसका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला है, नोबल प्रकाश प्रकाश अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुए जिन्होंने खोज की थी वो है हवाई जहाज, डायनामाइट, सेफ्टी लैंप की? तो कौन सा होगा? तो हो जाएगा डायनामाइट, बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास क्या है? तो पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो 12.75 किलोमीटर है। ठीक है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा एक सार्क का सदस्य नहीं है? तो कौन सा सार्क का सदस्य नहीं होगा? तो वो होगा चीन। ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? वो था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। ठीक है, और अगला है, जब किसी पिंड को किसी तरल में अंशतः या पूर्णतः डुबोया जाता है तो पिंड पर लगने वाले उत्प्लावन बल की दिशा होती है ऊर्ध्वमुखी होगा, कि अधोमुखी, कि अनियमित, की उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें से कौन सा आंसर आपका राइट होगा? तो इसमें से आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट होगा, ऊर्ध्वमुखी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो है कबूतर। ठीक है, भारत के जो राष्ट्रीय पक्षी होगा वो होगा कबूतर। ठीक है, और राष्ट्रीय ध्वज क्या होगा? तिरंगा झंडा होगा, और चिन्ह क्या होता है? अशोक का स्तंभ होगा, और राष्ट्रगान अगर पूछा जाए तो क्या होगा? जनगण मन होगा, और राष्ट्रीय गीत की बात करें तो गीत में वंदे मातरम होगा। ठीक है, और राष्ट्रीय पशु अगर पूछा जाए तो बाघ या पैंथर टाइग्रिस होगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन पूछा जा सकता है, पैंथर टाइग्रिस या बाघ। ठीक है, और राष्ट्रीय पक्षी मोर होगा या पाओ किस्टेसिस होगा, और राष्ट्रीय फूल में क्या होगा? कमल होगा। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और अगला है आपका, निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, विभिन्न राज्यों की विधानसभाएं, उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका जो है आपका बी वाला आंसर सही होगा, राज्यसभा होगा। ठीक है, और अगला है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ है? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या होता है? तो डंपिंग का मतलब होता है हॉर्न योम गोमेज के अनुसार राशिपातन। ठीक है, इसके मतलब सबसे सामान्य प्रकार का उपस्थित होता है जो उत्पादन को विदेशी एवं स्वदेशी बाजार से भी कम कीमत पर एक या उत्पादन लागत से भी कम कीमत पर बेचा जाता है। ठीक है, डंपिंग का मतलब यही होता है कि कम कीमत पर बेचना। ठीक है, व्यापार में कम कीमत पर उसे डंपिंग बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? अर्थ में क्या होगा? सस्ते दाम पर पुनः आयात करने
मात्र के लिए माल का निर्यात। तो यहाँ पे वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात। तो इसका जो है फर्स्ट वाला आंसर राइट होगा, जो वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात हो जाएगा, पहला आंसर राइट होगा। अगला है मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन डैश द्वारा किया गया है, पहला शाहजहां, दूसरा अकबर, तीसरा है बाबर। तो इसका कौन सा होगा आपका आंसर? तो इसका अकबर होगा जाएगा, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला है किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया हुआ था? वो राजेंद्र प्रथम जी थे। ठीक है, सेकंड थर्ड वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला है भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। तो भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण, पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है तंजावुर के बृहद मंदिरों का निर्माण किसने किया? तंजावुर के बृहद मंदिरों का निर्माण किन्होंने किया हुआ था? तो वो किए थे राजराज चोल। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है आपका पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से डैश है, छोटा है, 25 किलोमीटर की, 80 किलोमीटर की, 43 किलोमीटर। तो कौन सा होगा इसका? तो इसका हो जाएगा आपका सी वाला, 43 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और अगला है रिएक्टर स्केल डैश की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो रिएक्टर स्केल डैश की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? समुद्री धारा, भूकंप, पृथ्वी का घूर्णन। कौन सा होगा रिएक्टर स्केल का? इसका हो जाएगा आपका भूकंप। रिएक्टर स्केल की बात करें, रिएक्टर स्केल से किसे मापा जाता है, किसकी तीव्रता को? भूकंप की। ठीक है, तो बी वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। तो अगला है आपका स्वयं कणों की वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। चालकता, संवहन, विकिरण, उपरोक्त में से एक से ही अधिक क्या होगा इसका? तो हो जाएगा इसका चालकता। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण करना चालकता कहलाता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। इससे आपके मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपका मैथ्स और साइंस का हम लोग क्वेश्चन देखें कि एसएसटी का जीके जीएस जो भी करंट अफेयर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग करके बताइएगा कि आपको जो भी चाहिए हम उसका भी वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और सारे क्वेश्चन हल कीजिएगा। ठीक है, और आपने जो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाइए, जाकर जरूर देखिए। ठीक है, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।